Hello everyone, welcome to EduTap. So, guys, it gives me a great pleasure to welcome Mr. Shreyash, who has recently cleared the RPA Grade B examination for the year 2022. So, congratulations, Shreyash, first of all. और थैंक यू सर। आपकी फीलिंग सिंकिंग हो चुकी है अब, बिकॉज दिस इज रियली टीडियस टास्क जो अभी हुआ होगा आपके साथ। काफी हार्ड हाँ। मंथ्स होंगे जो प्रीवियस मंथ्स होंगे आपके लिए। यस सर। सो यस सर। जी, सर काफ़ी ज़्यादा, हाँ सर, काफ़ी बड़ी जर्नी हो गई मेरे लिए भी। दो दो साल से सर मैं इसी में हूँ इन्वॉल्व, तो अब जाके रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो श्रेयस, आई वुड लाइक के फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेल अबाउट योरसेल्फ टू द स्टूडेंट्स के आपकी जर्नी कैसे रही, हाउ आरबीआई केम टू योर लाइफ, और किस तरह आपने इस एग्जामिनेशन को अप्रोच किया। अच्छा सर, मैं 2016 में सर मैं आईटी बॉम्बे गया सर। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया सर बीटेक में। तो 2017 में सर मैं आईटी में जब मैं था तो सर मुझे एक मौका मिला हैदराबाद जाने का। सर वहाँ आईपीएस जो है उनकी ट्रेनिंग होती। तो वहाँ से प्रोफेशनल से इंटरेक्ट किया, तो वहाँ मैंने सर अपने बैच के और आईटीएंस को देखा। आईटी बॉम्बे से वहाँ पे थे, आईपीएस बने थे। तो सर वहाँ पे मेरा दिमाग जो है सर फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट से हटके मेरे को लगा कि अब मैं गवर्नमेंट साइड में जाऊँगा। और सर मैं फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सर, मेरे अंकल भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। तो मैं सर टोटली मैं मोटिवेटेड था सर 17 के अराउंड में। तो इस वजह से सर मैं तैयारी करने लग गया सर सिविल सर्विस की। उसके बाद तो 2020 में सर ग्रेजुएशन होता है, फिर पहला अटेम्प्ट मैंने दिया। तो सर कोविड के टाइम पे अटेम्प्ट दिया तो दिल्ली भी नहीं जा पाया। बहुत ज़्यादा प्रेशर था लॉकडाउन के टाइम पे। पर उसका सर मेंस नहीं निकला सिविल सर्विस का। फिर सर 2021 में दोबारा मैंने दिया तो फिर से सर मेंस नहीं निकला। तो फिर मैंने सर डिसाइड किया कि मैं बाकी एवेन्यूज एक्सप्लोर करूं। तो 2022 में सर मुझे मेरे एक अंकल ने सर उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं आरबीआई में फोकस करूं। आरबीआई का जो सिलेबस है वो कुछ हद तक मिलता भी है सिविल सर्विस से, और जो पोस्ट है उसका जो रेपुटेशन है वो सिविल सर्विसेज के जैसा ही है। तो सर मैंने फिर उस पर पूरा ध्यान अपना लगाया, और उसमें सर इस बार सफलता मिली। सर मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। तो इट्स अ रियली ग्रेट अचीवमेंट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पेपर क्लियर किया। वन थिंग यू आर मेंशनिंग अबाउट इज योर जर्नी, कि किस तरह आपने सोचा कि आई शुड मूव टुवर्ड्स फ्रॉम कॉर्पोरेट टू the government गवर्नमेंट। services, and then from government services UPSC you have given, and then you have approached towards RBI. So अच्छा। my first thing to you will be, because if I talk about UPSC and if I talk about RBI, thoda sa difference that comes is especially in the phase one if I talk about examination, because UPSC generally students do not have to work that much on the QRE section because it's a CSET paper, और उसमें अगर आप if you have, because you are an IITian, so it gives you अच्छा। an advantage कि इतना ज्यादा एफर्ट वहां पे नहीं लगाना। द मोइन एडवांटेज एफर्ट गोज ऑन दी अदर सब्जेक्ट्स लाइक दी जी जनरल अवेयरनेस में वहां पे ज्यादा फोकस जाता है। एंड यस इफ आई सर। टॉक अबाउट आरबीआई, सो हियर द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्यूआरई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी फेस वन एग्जामिनेशन। सो आपकी अप्रोच कैसे थी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेक्शन ऑफ क्यूआरई, स्पेशली फॉर द फेस वन एग्जामिनेशन। सर मेरे दिमाग में सर ये था कि फेज़ वन एक तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा मैं, पर इतने मार्क्स ले आऊंगा कि सिलेक्शन हो जाए। सर मेरे को रीजनिंग में, मैं सर स्टार्ट रीजनिंग से करूंगा। तो रीजनिंग में सर मुझे एक बेनिफिट ये था कि आईटी के टाइम पे सर मैंने अलग अलग एग्जाम्स दिए थे, बिट सेट दिया था, वीआईटी का एंट्रेंस दिया था। तो वहाँ रीजनिंग जैसे क्वेश्चन आते थे, तो वहाँ टेक्निक सर मैंने डेवलप कर ली थी सर 2 साल में। तो मेरे को सर दोबारा से रीजनिंग के बस प्रैक्टिस करने पड़े सर क्वेश्चंस। और मैंने पिछले साल क्वेश्चन लगाए सर 2015 से लेके ऑनवर्ड्स, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए फेज वन के। और मैंने रीजनिंग के देखे किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं हर साल। और मैंने सर देखा कि अगर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं फॉर्मूला पढ़ लूँ उनके लिए। बार बार मैं दोबारा से क्यों अपना फॉर्मूला बनाऊँ एग्जाम में बैठ के। तो रीजनिंग सर वैसे मेरी सॉल्व होने लग गई। इसके बाद सर इंग्लिश, सर इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है सर। मेरे बोर्ड्स में भी सर मेरे सिटी में अच्छे नंबर, हाईएस्ट नंबर थे सर। तो इस वजह से इंग्लिश में मेरे को अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ा सर। जो मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा, टेंथ में पढ़ा सर, वही मैंने उसी टाइम पे जो बुक्स थी सर मेरी बोर्ड्स की, मैंने उनको रिव्यू कर लिया। एक सर मैंने एक अरिहंत करके जो पब्लिकेशन है उनकी सर एक इंग्लिश की बुक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बस मैंने वो लगा ली सर। सर इसमें एक चीज़ और मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में मैंने एजुटैप की सब प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे। तो जब मैंने मैं सर ये सब पढ़ता हूँ, मैं सिविल सर्विस के लिए बेस पढ़ता हूँ। मैं डालता हूँ आरबीआई फेज वन रीजनिंग प्लेलिस्ट। तो यूट्यूब पे सर टॉप पे एजुटैप की प्लेलिस्ट हैं। तो मैंने सर वो देखी, रीजनिंग के लिए भी देखी, इंग्लिश के लिए भी देखी। तो आपने जैसे उसमें पिछले साल के क्वेश्चंस करा रखे हैं, आपने प्रोबेबल क्वेश्चंस बता रखे हैं सर। तो वो सर डायरेक्ट आ जाते हैं कभी कभी, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा पर डेटा चेंज होके आ जाएगा। तो वो बहुत बढ़िया था सर वहाँ से। फिर सर इसमें जो जनरल अवेयरनेस का सर पेपर है वो मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं बैंक बैकग्राउंड नहीं है सर, मेरा कोई बैंकिंग का बैकग्राउंड नहीं है। और 2 महीने थे सर प्रिपरेशन के। मेरा मेंस का रिजल्ट मार्च में आया था और मेरा फेज वन मई में था। तो इसलिए मैंने सर एजुटैप का सर जो जीए वाला जो सेक्शन है आरबीआई के लिए जो प्लेलिस्ट है सर वो देखा। आप जो डेली वीडियोस अपलोड करते हैं आपके चैनल पे, मैंने वो भी फॉलो किया। और सर बाकी और भी सोर्सेस हैं सर, और भी कोचिंग हैं। पर मैंने जीए के लिए सर मेरे को याद है अभी भी जो करंट अफेयर्स है सर, एजुटैप की जो प्लेलिस्ट है वो मेरे को फायदेमंद थी सर, वहाँ मैंने पढ़ा उससे।
और इसमें सर जीए के जो बाकी हैं वो तो सर मेरे खुद के करंट से मैच हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में पढ़ता था सर शुरुआत से। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पढ़ता हूँ। तो जीए में सर बैंकिंग रिलेटेड, आरबीआई रिलेटेड वहाँ से मेरा कवर हो गया। फाइनली सर इसमें क्वांट बचा है सर। क्वांट इस बार बहुत डिफिकल्ट आया, मेरे को भी बहुत डिफिकल्ट लगा सर। तो डिस्पाइट सर मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होने के बाद भी सर मेरे को उसमें परेशानी हुई थी। पर वही है सर, मैंने पिछले साल क्वेश्चन लगाया सर उसमें। मैंने देखा बार बार कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सेम पैटर्न आया सर, सेम फॉर्मुलेज मैंने सीख लिए से। इंटरेस्ट के फॉर्म क्वेश्चन हैं तो उसमें ट्रिक्स आती हैं सर इंटरेस्ट की। आप आपके चैनल पे भी सर इस तरह की वीडियोज हैं, ट्रिक्स जिससे हम क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। तो क्वांट के सर वहाँ से मैंने किए। और मेनली सर क्वांट के लिए पिछले साल क्वेश्चन सर मैंने लगाए, अलग से कोई बुक वुक नहीं पढ़ी So thanks, yes, first of all for appreciating our work, because जितना सर। hard work हमने put on किया है, I think it's really great जब आप लोग उस hard work को it's basically an honor for us, because the thing that we are working, when you guys appreciate that thing. As you are सर mentioning about that the reasoning playlist that you have shown, I just wanted to ask you, because reasoning is getting tougher day by day. The examination whole only is going tougher day by day. So because some students might be there, कुछ aspirants ऐसे होंगे जिनका reasoning strong point नहीं होगा. सर As you're mentioning about playlist, तो what will be the topics that you will tell to the students कि ये एक set of topics हैं, at least इतना तो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करना चाहिए, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द रीजनिंग विच स्टूडेंट्स शुड डू. सर रीजनिंग में सर एक तो जो मैथ्स, प्योर मैथ्स टाइप सर क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक वो तो सर सबसे इजी है करना, क्योंकि उनमें केवल आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जैसे सर अगर हम टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें सर, तो वो तो बहुत सिंपल होते हैं, उनमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। इसके अलावा सर जो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको पैराग्राफ दिया हुआ है सर, तो उसमें अब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा, आपके पास 120 मिनट है। तो मैं सर उनको अवॉइड करता हूँ। मेरे को पता है सर उसको मैं नहीं कर पाऊंगा सर, टाइम मिलेगा तो भी उसमें मैं। और पर उसमें सर एक ये भी रहता है कि अगर आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो लगातार क्वेश्चन सीरीज में होते हैं, तो अगर आपका एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो फिर बाकी भी आ जाएंगे। तो सर कैलकुलेटेड रिस्क आप वहाँ पे ले सकते हैं, आपको लेना है। पर जी. सर प्योर मैथ्स वाले क्वेश्चन करने चाहिए, प्योर मैथ्स वाले होने चाहिए। And one thing more that I wanted to ask you is, एक ना there is a very fear that is among the students is puzzles. Okay, reasoning, because puzzles are सर getting, many puzzles are there in the examination. So what should be the strategy towards puzzles? कि क्या puzzles बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए, और there are some puzzles which are solvable? Because as you are mentioning about playlist also, तो वहाँ पे भी वीडी सर ने काफी ज्यादा emphasis किया on different types of puzzles that are being asked in the previous year examination. तो what should be the strategy for puzzles? कि बिल्कुल ही छोड़ दें, या you can वर्क ऑन दैट, किस तरह अप्रोच कर सकते हैं पजल्स को? सर पजल्स मेरे हिसाब से, आप सर कितने भी आप पिछले साल के उठा लें क्वेश्चंस, आप देखेंगे सर सेम पैटर्न ऑफ पजल्स आते हैं सर। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नया ही दे दिया है जो अपन को समझ में नहीं आ रहा है देख के। पर ये रहता है सर कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना सर, तो हर साल आप फील करेंगे कि मैं पहले से ज़्यादा मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सर समझ में नहीं आता है, जैसे देख के आप उस सीरीज को आप खोल नहीं पाते हैं या फिर उस पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं देख के। तो मुझे लगता है सर उसमें प्रैक्टिस ही है सर। आप जैसे आप मैंने आपको बताया सर, आप प्लेलिस्ट में से आप ट्रिक्स देख सकते हैं, आप पजल्स की प्लेलिस्ट सॉल्व कर सकते हैं जो चैनल पे सर ने अपलोड किया है सर। पर मेरे को लगता है सर प्रैक्टिस ही है सर पजल में। पर आपको छोड़ने नहीं चाहिए सर, क्योंकि वो सिंपल होते हैं सर, कोई टेंथ 11th स्टैंडर्ड के होते हैं सर, कर सकते हैं सर अगर प्रैक्टिस करें। ठीक है शिवम, जैसे आप ना एक चीज एम्फोसिस कर रहे हो प्रैक्टिस के ऊपर, के प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग, तो एनी सोर्स यू वुड एडवाइस टू स्टूडेंट्स के जो वो जहां से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिकॉज रीजनिंग इज समथिंग दैट इज नॉट ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि आपको कोई दे शुड फॉलो सम बुक, या तो बुक से प्रैक्टिस करें, या फिर मतलब कहाँ से रीजनिंग को ज्यादा बेटर तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है, द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड? सर मैंने तो आपको पहले बताया सर, प्लेलिस्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब सर एक नया मीडियम बन गया है सर, लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया। अब कहाँ जाता सर मैं जी. लॉकडाउन के टाइम पे। तो मैं एजुटैप में सर जो मैंने आपको बताया रीजनिंग, आप इनफैक्ट आप केवल इतना डाल देंगे सर, तो उसमें ही आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी उस पर। तो मेरे को लगता है सर सोर्स आप सही कह रहे हैं, कोई बुक से नहीं कर सकते, क्योंकि डायनेमिक टॉपिक है। हर साल इसमें नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेस्ट है कि आप इस तरह की वीडियोस फॉलो करें। आप एक चैनल आप प्रेफर कर लें। मेरे टाइम पे सर एजुटे ऐप था ही मेरे पे, पर आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है सर। पर आप वीडियोस से करिए सर, क्योंकि वो आपको समझाएंगे भी, जो भी टीचर है वो आपको एक एक फॉर्मूला भी समझाएंगे, करके दिखाएंगे। तो आई थिंक वो ज़्यादा इफेक्टिव है सर एक स्टैटिक बुक के कंपैरिजन। थैंक्स फॉर दैट. शेष, एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट रीजनिंग, अदर सर इंपॉर्टेंट थिंग एज यू वर आल्सो मेंशनिंग, क्वांट इज गेटिंग रियली टफ, क्वांट बहुत यस ज्यादा सर। मुश्किल हो रहा है. ठीक है, सर फ्रॉम सर द पास्ट 2 years एंड वी आर लुकिंग, और कट ऑफ भी काफी ज्यादा लो है इन टर्म्स ऑफ क्वांट व्हेन आई टॉक अबाउट. तो क्वांट में इफ व्हेन वी टॉक अबाउट रीजनिंग एंड टॉपिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम क्वांट जिस पे ज्यादा एम्फोसिस कर सकते हैं, जिससे आप एटलीस्ट अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं?
इफ यू आर गुड स्टूडेंट तो फिर तो यू कैन डू बेटर, बट व्हाट शुड बी द बेसिक स्ट्रेटजी फॉर अ पर्सन हु इज वीक इन क्वांट्स? सर क्वांट के लिए सर, एक तो मैं सर देखता हूँ इंटरेस्ट रेट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो मेरे को लगता है सर मैंने तो कट ऑफ ही क्लियर कर लिया था इस तरह के क्वेश्चंस को टारगेट करके। तो एक तो वो सर आप कर सकते हैं, स्पेशली आप बैंक बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत क्वेश्चंस आप लगाए होंगे, पर अदरवाइज भी सर आप बेसिक फॉर्मूलेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सर। इसके अलावा सर अरिथमेटिक आप कर सकते हैं। मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से सर हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया सर, मैं उतना मेरे को प्रेशर नहीं था क्वांट जी। का अलग से। बस मैंने पिछले साल क्वेश्चंस देखे सर, मैंने देखा कौन से बार बार आ रहे हैं, बस उनको प्रैक्टिस किया ताकि वहां पे जब एग्जाम में बैठूं तो मेरे को नेचुरल फील हो कि हाँ ये तो मैंने कर रखी है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पर सर अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो अगेन सर मैं तो सेम चीज़ बोलूंगा। आप जैसे आप सर आप अगर फ्रैक्शन पे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे, आप आपका लॉगरिथम है या फिर आपका अरिथमेटिक है, तो आप उन टॉपिक का आप जो भी आपको फील होता है आपका वीक टॉपिक है आपको डालिए। आप एजुटैब डालिए, प्लेलिस्ट डालिए और अब फिर आप देखिए सर उस पर वीडियोस, जितनी वीडियोस देख सकते हैं तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। एक बार बेस बन गया सर उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगता सर। थैंक यू अगेन फॉर अप्रिशिएटिंग द प्लेलिस्ट जो वीडी सर ने इतना आड़ा, बिकॉज वीडी सर काफी ज्यादा एम्फोसिस करते हैं इस चीज के ऊपर कि स्टूडेंट शुड लर्न द बेसिक ट्रिक्स। वो सर का हमेशा प्राइम एम्फोसिस होता है कि अगर आपको ट्रिक आ गई है तो देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बेसिक्स आपको क्लियर हो चुकी हैं। सर Now, Shreyash, the most important thing, if I talk about, especially about the phase one examination, अगर मैं बात करूं GA section, because if you talk about 2 years back, if I talk about RBI, तो 2 साल पहले ये था कि RBI में से you have 80 questions and you do not have any time limit. But from the सर past 2 years, you have a time limit of 25 minutes also, and the questions in यस सर। GA are becoming really, really tough. बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल आ रहे हैं GA में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड हियर। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर GA? आपने कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा और व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स द GA सेक्शन आल्सो? सर जीएसएम मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था सर, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो फाइनेंस और बैंकिंग से क्षेत्र से हैं और मेरा सर बैकग्राउंड बिल्कुल ही नहीं है उस एरिया में। तो मैंने सर, और मेरे पास सर टाइम भी, मैंने बताया मार्च में सर सिविल सर्विस का रिजल्ट आया और मैंने मई में मेरा एग्जाम था, तो मेरे पास तो 2 ही महीने थे प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने सर ये किया, मैंने एक तो कोचिंग जो वेबसाइट्स हैं सर, अब बहुत ज़्यादा नहीं पर एक कोचिंग वेबसाइट्स पे मैं जा जाके उनकी कंपाइलेशन देखता था, जो मंथली कंपाइलेशन है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की। तो उससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा आया कि मुझे मतलब कहाँ पढ़ना है, कहाँ किस तरह करंट मेरे को पढ़ने हैं, पेपर में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो उस मैगजीन में दिए जा रहे हैं। सेकंड सर अगेन मैं तो जो करता हूँ सर, मैं प्लेलिस्ट में गया यूट्यूब पे, मैंने डाला कि प्रोबेबल जीए क्वेश्चंस, और एजुटैप की प्लेलिस्ट है सर, और भी कोचिंग्स की प्लेलिस्ट है। तो मैंने सर देखी, कुछ कुछ मैराथन सेशंस भी होते हैं 5-6 घंटे के, वो एक ही वीडियो में करा देते हैं 6 महीने का कवर। तो वहाँ से किया सर। मुझे एक तो ये लगता है कि जो जनरल नॉलेज है सर वो सबसे ईजी है, क्योंकि अगर आप बाकी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी वो आ जाती है। पर जो बाकी स्पेसिफिक सर क्वेश्चंस हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस हैं या पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए तो सर आपको बैंक स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। तो अगेन सर प्लेलिस्ट में आप डाल सकते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जीए, जीए की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से सर 6 to 8 मंथ्स आप पढ़ लीजिए सर, उससे उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। So, Shom, as you were mentioning about the marathon sessions, तो हम लोगों ने भी कुछ marathon sessions यस conduct करवाए थे, which you were just talking के you were when you were looking at the playlist. So, the important thing is कि what should be the strategy? कितने महीने at least the student should read? Because generally when we talk about marathons, तो हम लोग भी कहते हैं कि एक specific months हैं, at least last 6 months का current affairs आपको अच्छी तरह cover करना चाहिए. But what should सर। be your approach? कि last 6 months में से कितना percentage जो है आपको लग रहा है examination ज्यादा पूछा जा रहा है examination में? सर मैंने सर 6 to 8 मंथ्स कर लिया सर कंपाइलेशन से कोचिंग के, और मैंने मैराथन देखी जिसमें आपने 6 महीने करा जी। रखे। और इसके अलावा सर मुझे लगता है कि जो इमीडिएट जो 3 से 4 महीने हैं सर, उसमें से मेरे को फील होता है कि ज्यादा आता है, क्योंकि ऐसा जी। होता है सर कि अगर 6 महीने पहले कोई न्यूज आई है और वो दोबारा से रिपीट हो जाती है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो रिपीट होगी सर, और अगर वो रिपीट हो जाती है तो वो 3 से 4 महीने में रिपीट हो ही जानी चाहिए सर। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो दोबारा से आ जानी चाहिए 3 महीने 4 महीने में। तो आई थिंक अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो 3 महीने का तो पढ़ के जाना ही चाहिए सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जीए से घबरा रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आप लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह कवर कर लेते हो तो इट कैन रियली हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन जीए सेक्शन। एक सवाल श्रेष्ठ मेरा आपसे और रहेगा, टॉकिंग अबाउट जीए सेक्शन इज बिकॉज एक बहुत कॉमन डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में है कि क्या 25 मिनट्स में आप 80 क्वेश्चंस देख सकते हैं? इज इट रियली पॉसिबल टू सी ऑल द 80 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स? बिकॉज ये एक नया टास्क ऐड हुआ है व्हेन आई टॉक अबाउट सर। जीए सेक्शन। सर मुझे भी लगता था सर कि मैं इंग्लिश जैसे मैंने जल्दी से कर ली, तो अब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ सर, मैं अगले सेक्शन पे भी नहीं आ सकता, अब तो टाइम नहीं खत्म हो रहा है। जी। और मुझे क्वांट में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए या जीए में एक्स्ट्रा मिल जाए, तो सर वही है। मैं तो सर ये रियलाइज किया कि जीए का क्वेश्चन मैं देखूंगा, या तो मुझे बनेगा या नहीं बनेगा। मैं उसको बात के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं वापस आ नहीं सकता, 80 जी। क्वेश्चन हैं और टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं सर देखता था, मैं
डिसाइड करता था कि मेरे को पता है इसके बारे में, अगर जरा सा भी 50% भी श्योर हूँ मैं सर, तो मैं फिर उसको करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा सर। क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क है सर। 50% भी किया है, आधे गलत आधे सही, तो भी नंबर तो सर पॉजिटिव में रहेंगे। और जैसे कि फेज वन सर क्वालिफाइंग है, अपन को कट ऑफ क्लियर करना है, तो जी उस सेंस में आता था सर दिमाग में। इसको जी। मैं ऐसे नहीं करता था कि, मतलब मैं उसको 100% भी नहीं करता था कि 100 सारे ही करने हैं, पर मैं तभी अटेम्प्ट करता था जब एक लेवल ऑफ श्योरिटी सर है मेरे में। और श्रेष्ठ एक चीज और ऐड हुई है पिछले 2 साल से जीए में, मैंने टॉक अबाउट द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। बिकॉज सर काफी क्वेश्चंस हैं जो जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, डीआईसीजीसी पे क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्कीम्स पे क्वेश्चंस आए थे स्टेटमेंट बेस्ड सर क्वेश्चंस। सर तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, बिकॉज एज यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव गिवन द यूपीएससी एग्जाम आल्सो, तो सर यूपीएससी में वी हैव अ टेंडेंसी टू सॉल्व द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सर बट क्या अप्रोच होनी चाहिए इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, मतलब क्योंकि टाइम क्रंच फिर भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यस सर। सर मेरे को एक टेक्निक सर मेरे को समझ में आई थी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, सर पिछले साल क्वेश्चन देख रहा था। जैसे आपने स्कीम बेस्ड क्वेश्चन बात की सर, अगर हम स्कीम लें सर, हम नरेगा स्कीम लें अगर हम, तो उसमें सर मैं ऐसे डालता था कि उसके प्रोविजंस क्या हैं। तो एक तो सर मैं स्कीम को बीच में लिखता था, फ्लो चार्ट क्रिएट करने की कोशिश करता था मैं। और जैसे बीच में सर स्कीम लिख दी मैंने, फिर एक साइड में लिख दूंगा कि कितने डेज का वर्क है, एक साइड लिख दूंगा कौन सी मिनिस्ट्री से कर रही है, तीसरे साइड लिख दूंगा कौन क्या लेटेस्ट न्यूज़ है इसके बारे में। जैसे अभी पता चला है सर उसमें फंड्स खत्म हो गए, बीच में ही खत्म हो गए स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, तो वो एक न्यूज़ में आ गया। तो इस तरह सर मैं फ्लो चार्ट क्रिएट करता था सर मेन मेन टॉपिक्स के। तो इनफैक्ट ये मेरे रिवीजन के टाइम पे बहुत काम किया सर, क्योंकि मेरे पास मेरे वॉल पे सर हर जगह चिपके रहते थे फ्लो चार्ट्स। और जीए के हिसाब से मैं उनको प्रिपेयर करके रखा था कि स्कीम है कि इससे आ सकता है, इस वाले टॉपिक से आ सकता है। तो सर मैं, आप वो कर सकते हैं सर, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं तो है। एक जैसे अब ग्लैंस आप, में जी सर। श्रेय, जैसे अभी आप स्कीम्स की बात कर रहे थे, आई थिंक नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फेज वन से अगर हम फेज टू पे शिफ्ट करें, एंड स्पेशली अबाउट दी ईएसआई एंड एफएम करंट अफेयर्स, ईएसआई सर अगर मैं पेपर टू की बात करूं, तो सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इज के सारा एग्जाम, इफ यू सी इट, दीज आर ओनली स्कीम्स। सिर्फ सारे यस सर एग्जाम में स्कीम्स ही स्कीम्स थी, एंड दैट वर आल्सो नॉट डायरेक्ट, दे वर केस स्टडी यस बेस्ड क्वेश्चंस दैट वर ऑन स्कीम्स, ठीक है। और काफी ज्यादा स्कीम्स में से कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट वाज योर अप्रोच, एज यू आर सेइंग कि मैं आप स्कीम्स के फ्लो चार्ट बनाते थे, ठीक है। सर सो व्हाट वाज योर अप्रोच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि स्टूडेंट, व्हाट द स्टूडेंट शुड अप्रोच व्हेन ही इज, स्पेशली बिकॉज ईएसआई स्टैटिक में से बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 साल में से, एंड सर स्कीम्स आर डोमिनेटिंग इन द एग्जामिनेशन। So what should be the approach of the students towards the paper two of, if I talk about ESI? सर पेपर टू में सर तो गेम ही डिफरेंट हो जाता है फेज टू में सर। क्योंकि फेज टू में आपको कंपटीशन रियल हो जाता है, फेज वन में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, फेज टू में आपको मार्क्स लाने हैं। तो मेरे दिमाग में सर यही था कि फेज टू को मैं थोड़ा सा सिविल सर्विस टाइप में अटेम्प्ट करूंगा, तो सर मेरी स्ट्रेटजी भी उस हिसाब से थी। अब सर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की अगर बात करें, तो इकोनॉमी सर मेरे हमारे जीएस थ्री का पार्ट होता है सर सिविल सर्विस जी में, और सोशल इश्यूज जो है वो जीएस वन और जीएस टू में आता है। तो मेरे नोट्स सर पहले से तैयार थे दोनों के। और मैं सर, आप मैंने बताया मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, तो 20 जी और 21 के सर मेरे पास करंट भी तैयार थे, स्टैटिक भी तैयार था। तो मुझे काफी उसमें फायदा हुआ सर। मतलब मैं बहुत रेडी फील किया सर ये में। जी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई जरा सा भी अलग से पढ़ना है सर कहीं से। तो मैंने बस एक चीज सर की कि मैंने भाई पिछले साल क्वेश्चन उठाए सर मैंने, और फेज टू के, और मैंने सर क्वेश्चंस देखे, और मैंने उनको कंपेयर किया कि क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या उन्हें जो टाइम लिमिट है उसमें कर सकता हूँ क्या। तो मैंने सर ऐसे 50-60 क्वेश्चंस मैंने लगाए उस टॉपिक के, और मैं कंफर्टेबल था सर उसमें। पर सर अगर अगर कोई इस मेरी तरह से बैकग्राउंड नहीं है, सिविल सर्विस का बैकग्राउंड नहीं है, अगर बस पढ़ना है सीधे अलग से करना है, तो मैं सर एक रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए आप मैगजीन कर सकते हैं सर। अब मैं एक दूसरी कोचिंग है सर, मैं वो आरबीआई संबंधित नहीं है, विजन आईएएस है सर, तो उसका अगर आप मटेरियल आप देखेंगे, तो मे भी आप वहाँ से आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। इकोनॉमी का मटेरियल अलग आता है, उसका फ्रीली अवेलेबल है वेब पे, क्योंकि मैं वहाँ से सिविल सर्विस के लिए पढ़ता था, इसलिए मैं उसका मेंशन कर दिया, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज का। इसके अलावा सर अगर आप केवल आरबीआई के हिसाब से इसको आप अप्रोच करेंगे, तो इसमें सर इस तरह के आएंगे टॉपिक्स आएंगे आपके, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, आरसीईपी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको सिविल सर्विस में ना मिले, केवल केवल आपको इसी इसी एग्जाम में मिले, तो उसके लिए सर अगेन मैं तो प्लेलिस्ट पे ही रेफर करूंगा सर। आप ईएसआई की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो टैब की भी है, तो मैराथन सेशन भी होगा इस पे, तो आप वो देख सकते हैं सर। उस पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। सर एक चीज़ और मैं मेंशन करूंगा फेज टू के लिए, स्पेशली सर ईएसआई के लिए ही मैं बताऊंगा सर। सिविल सर्विस में क्या होता था कि जब ईएस इकोनॉमिक या सोशल इशू पे मुझे क्वेश्चन आता था, तो मुझे बहुत टाइम सोचने में लगता था कि मैं एग्जैक्टली क्या लिखूं, क्योंकि लिखने को तो बहुत कुछ है, पर एग्जाम में क्या अच्छा लगे। तो इसमें सर वो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसमें हमें टाइप करना रहता है सर। और मैं सर कंप्यूटर जी साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे मेरी टाइपिंग स्पीड सर बहुत अच्छी है, तो मैं सोचता था आराम से बैठ के और फिर मैं टाइप करता था, तो मेरे को वो इसमें बहुत बेनिफिट था। तो
ये सर एक है कि इसमें आरबीआई में बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको टाइप करना रहता है, आपकी राइटिंग को लेके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कुछ। क्योंकि मैं आपके साथ अभी ना इसी इसी क्वेश्चन पे आना पूछने पूछने वाला था, व्हेन यू हैव हाँ टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में देयर इज अ वेरी बिग हर्डल, दैट इज सर। टाइपिंग स्पीड। और जैसे सर एज यू हैव मेंशन्ड, बिकॉज समटाइम्स मतलब व्हाट शुड बी द अप्रोच टुवर्ड्स टाइपिंग, कि क्या आपके पास कीबोर्ड में आपको टाइपिंग करनी चाहिए, बिकॉज क्या लैपटॉप पे टाइपिंग करके भी आप यू कैन क्लियर दिस, यू कैन हैव अ बेटर प्रैक्टिस ऑन द टाइपिंग टेस्ट। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच, कि कभी सर क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कीबोर्ड हैक हो जाता है वहां पे जाके, यस कीबोर्ड पे नहीं हो पा रही टाइपिंग, तो व्हाट शुड बी द थिंग ऑन दैट? सर मैं एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूंगा सर। इसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें एक पॉइंट ये है कि कुछ लोग हिंदी में सर वहाँ पे टाइप करते हैं और वहाँ पे जो कीबोर्ड है उसका लेआउट इंग्लिश में होता है। जी तो उनको सर उनको एक्स्ट्रा उनको एफर्ट लगता है उनको मतलब ट्रांसलेट करने में, कन्वर्ट करने में, जो सॉफ्टवेयर रहता है उनके पास, पर जी उनको और प्रेशर पड़ता है, मुझे पता है सर। तो एक सर टाइपिंग का मेरा तो सर मैंने बताया मेरी स्पीड अच्छी है सर, मेरी जी 100 के भी ऊपर स्पीड है। तो मैं लिखता सर मैं टाइप से 4 गुना फास्ट करता हूँ। पर मैंने देखा है सर वहाँ पे लोग जो है वो कंप्लेंट करते हैं, उनका जो है कीबोर्ड हैंग होता है, जैसे आपने बताया उनके जी कीबोर्ड में कोई की गायब होती है तो उनको वहाँ प्रॉब्लम आने लगती है। पर मुझे सर ये लगता है कि आप अगर आपको टाइपिंग अपनी स्पीड बढ़ानी है तो उसका एक ही तरीका से प्रैक्टिस करने का। मैं सर जब मैं गया था कॉलेज तो मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत बेकार थी, और वहाँ पे रहते रहते सर वहाँ पे मतलब मेरे पास लैपटॉप था सर, वहाँ पे टाइप करते करते हर दिन सर मैं बहुत बहुत टाइप करता था, हजारों शब्द टाइप करता था। तो उससे सर इम्प्रूव हुई। तो अगर आपको डर है टाइपिंग स्पीड का सर, आपको टाइप करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो गई तो आपके पास बहुत टाइम मिलेगा सोचने का वहाँ पे, और आपकी आंसर क्वालिटी अपने आप सर इम्प्रूव होने लग जाएगी। तो मेरे को लगता है सर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप इसको चेंज तो कर नहीं सकते और ऑप्शन है नहीं हैंड रिटन, तो आपको मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जहाँ तक लैपटॉप और कीबोर्ड की बात है सर, वहाँ पे कीबोर्ड ही होता है, वहाँ लैपटॉप तो होगा नहीं। तो जी। और मैंने फील किया है कि एक डिफरेंस आ जाता है सर, लैपटॉप में मैं थोड़ा फास्ट टाइप करता हूँ, जो बड़े वाले कीबोर्ड होते हैं उनमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा डालना पड़ता है। तो अगर आप 100-150 रुपए का कीबोर्ड सर ऑनलाइन आता है, अगर आप परचेज करके उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो, क्योंकि वैसा ही वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर द यंग एस्पिरेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई, कि द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप टाइपिंग स्पीड तभी बढ़ा सकते हो अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग रिगार्डिंग। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ईएसआई, जैसे गवर्नमेंट स्कीम में वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप एक फ्लो चार्ट बनाते थे। वी हैव सर ऑल्सो, जैसे दीक्षा मैम ने भी यूट्यूब, जैसे आप मेंशन करते, तो दीक्षा मैम जनरली यूट्यूब पे शी यूज टू कवर द स्कीम्स इन अ फॉर्म ऑफ माइंड मैप। तो माइंड मैप से वो काफी ज्यादा यस स्कीम्स बनाती थी। तो जैसे आप बोल रहे हो फ्लो चार्ट, आई थिंक दैट स्ट्रक्चर रियली हेल्प्स, क्योंकि अगर आपके सर दिमाग में स्ट्रक्चर डिफाइंड है ऑफ द स्कीम्स, देन इट कैन रियली हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इफ आई से। यस सर यस सर। उसमें सर आप सोचना नहीं पड़ता, आपको पॉइंट्स जनरेट करने रहते हैं जी ईएसआई में। तो अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो ऑलमोस्ट आपको पता रहता है कि अगर क्वेश्चन आए जैसे डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन आए आपके जी। फ्लो चार्ट में है कि ये कंट्रीज हैं, ये क्राइसिस पॉइंट्स हैं, तो आप तुरंत लिख सकते हैं सर, उसमें जरा सा भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे बहुत बेनिफिट होता है सर इस तरह जी। के माइंड मैप से, जैसे आपने बताया। So first, thank you for appreciating that work of ours also, Shesh. Shesh, एक चीज मुझे जो आपसे डिस्कस करनी थी, as you are from UPSC background, but this year there was a sub bouncer that has been given by the RBI. There was a question on human capital index, जो 2020 में लॉन्च हुआ था. सर Then they have asked two questions. One was on Raisina dialogue, and the other was one on the Indian Australia Economic Cooperation Agreement. सर जो कि सर एक हिसाब से काफी बाउंसर क्वेश्चन थे फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो एग्जैक्टली व्हाट सर। वाज योर अप्रोच? मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए आप जब आपने राइस ने डायलॉग देखा होगा कि यार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिविल्स वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? सर बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो पढ़ा है वही आ गया सर। एक सर मैंने और चीज मैंने नोटिस की, मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस के क्वेश्चन मैंने पिछले कुछ पेपर्स में देखे थे, और आई थिंक जीएफसी पे पूछा 2008 जी पे। तो मेरे को सर ऑलमोस्ट रटा था सर आंसर, क्योंकि मैंने क्राइसिस तो पढ़ी थी उसमें भी, सिविल सर्विस में भी, और अभी भी मैंने रिवाइज कर ली। तो वहाँ सर बहुत बहुत फायदा हुआ मुझे सर। अच्छी बात है सर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मे बी कैंडिडेट को पुश करना चाहते हैं कि आप और ज्यादा चीजें पढ़िए, आप केवल फाइनेंस और बैंकिंग इन सब से भी निकलिए आप, और आपको पता होना चाहिए आरबीआई की जॉब से बहुत, उसमें बहुत ज्यादा डायमेंशंस कवर होने चाहिए, कैंडिडेट का ब्रॉड माइंड होना चाहिए। और शीर्ष एक चीज मुझे आपसे पूछनी, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वाला क्वेश्चन, जो कि द इंडेक्स वाज रिलीज नॉट just it was released way सर back in 2020. So what should सर be the approach towards attempting these kind of questions? Okay, because many of students might have not read about that specific index. It was released way back in 2020. So इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह अप्रोच करना चाहिए? सर मेरे केस में मेरे को मैं 2020 में स्टार्ट किया सर, और 20 का ही क्वेश्चन आ गया। तो
मेरे साथ थोड़ा लक वाला गेम हो गया सर उधर। जी पर अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर, तो मैं यहाँ एक जेन्युइनली मैं कहूंगा सर, अगर ऑप्शन है आपके पास तो मे बी, अगर आपको मतलब आप इतना पीछे तो नहीं आ सकते सर। जी 2020 दो साल हाँ। पहले तो बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा सर। तो आप इसमें वैल्यू वैल्यू देखिए सर, क्या वर्थ इट है 2 साल पुराना बस एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा कंटेंट पढ़ना? तो सर उस मेरे केस में मैं नहीं जाऊंगा सर इतना पीछे। अगर अगर मुझसे नहीं बनता तो मैं फिर उसको लीव करूंगा। So now Shreya talking about a very important paper जैसे ESI and if I talk about finance management, ठीक है, पेपर सर 1 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एज यू आर सेइंग कि आपका बैकग्राउंड भी नहीं था टुवर्ड्स सर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, आपने प्रेपरेशन भी जस्ट स्टार्ट की एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज वन टॉपिक जिस इज जनरली जो इतना डिटेल में नहीं कवर होता किसी भी यस सब्जेक्ट में सर। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सो व्हाट वाज एग्जैक्टली। योर स्ट्रेटजी टुवर्ड्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, आपने किस तरह अप्रोच किया? सर मेरा ये बहुत वीक पॉइंट था, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। तो मेरे केस में सर पहले तो मैंने मेरे को पता भी नहीं था सर मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है। जी तो फाइनेंस से अगर मैं स्टार्ट करूं पहले, तो फाइनेंस में सर एक तो हमारी जो कुछ हिस्सा यहाँ पे सर मैच हो जाता है, जैसे रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई खुद भी इसमें आता है। तो मार्केट आता है सर, तो इसमें वो हमारे इसमें मैच हो जाता है जीएसटी में। तो वहाँ पे सर मैंने जो भी मेरा प्रायर था एटलीस्ट मेरे को कुछ तो पता था उसके बारे में। तो जी स्टार्टिंग के लिए मैंने वही किया सर, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की मैंने प्लेलिस्ट देखी यूट्यूब पे सर। एजो टाइप की देखी मैंने। एक दो कोचिंग अदर सोर्सेज से भी मैंने पढ़ा सर इसमें। पर प्लेलिस्ट से ही किया सर मोस्टली। अगर आप पूछेंगे क्या किया, तो प्लेलिस्ट से ही किया सर। पूरा फाइनेंस एंड पूरा मैनेजमेंट प्लेलिस्ट से किया। जी इसमें सर टेलीग्राम से मैं जुड़ा हुआ था कुछ सीनियर्स से, 2021 के बैच बैच से आरबीआई के। तो उन्होंने अपने कुछ नोट्स भी शेयर किए थे मेरे साथ। आप अगर इस तरह से आप उनसे अप्रोच, अगर आप उनसे मिलेंगे तो उनको कोई झिझक नहीं है उसमें शेयर करने में। तो उनके नोट्स वो सिंपल नोट्स थे। मैंने रियलाइज किया कि जो मैंने प्लेलिस्ट पढ़ी उसके भी नोट्स बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर्स के नोट्स हैं मेरे पास रिवाइज करने के लिए। तो ये दो चीज़ें सर मेरे साथ बेनिफिट हो गई, जो सीनियर के नोट्स थे और जो प्लेलिस्ट थी सर यूट्यूब पे। और मैनेजमेंट की सर अगर मैं बात करूँ, तो ये पोर्शन सर मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़्यादा लगा फाइनेंस से। इसमें तो कोई भी बैकग्राउंड नहीं है मेरा। तो मैंने वही किया सर, इसमें मैंने प्लेलिस्ट देखी। मैंने पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि होता क्या है सर, एचआरडी क्या, लीडरशिप क्या जी होती है, थ्योरीज मैंने पढ़ी। और फिर मैंने सर जो नोट्स थे सीनियर्स के सर, मैंने उनको मैंने पढ़ा सर। इन दोनों से किया सर। ठीक है, तो एज यू आर मेंशनिंग अबाउट द प्लेलिस्ट दैट यू हैव रेफर्ड फ्रॉम एडोटैप, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू फेल्ट के यार मैंने ये टॉपिक्स मैंने प्रायोरिटी पे कवर किए थे, और व्हाट शुड बी द टॉपिक्स, बिकॉज एज यू आर फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, सो सर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड एट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, व्हाट शुड बी देयर बेसिक स्ट्रेटेजी, उनको कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं दैट दे शुड फोकस मोर, जिसमें से जनरली ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एग्जामिनेशन में? सर फाइनेंस में आप जाएंगे तो एक तो सर आरबीआई खुद आता है, आरबीआई से क्वेश्चंस आते हैं। एक जैसे जीएफसी 2008 पे क्वेश्चन था कि आरबीआई ने क्या किया उसमें। जी तो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आरबीआई की वेबसाइट उससे अच्छी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बाद में फेस टू क्लियर होने के बाद आप इंटरव्यू देंगे, तो उसमें तो आई थिंक सर मुझसे तो, क्योंकि मैंने बताया कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो जी मुझसे तो आरबीआई पे ही सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है तो वेबसाइट तो आपको पढ़नी चाहिए, वहाँ फॉलो करना चाहिए। अच्छे से सब दिया हुआ है वहाँ पे। इसके अलावा सर आप फाइनेंस के लिए सर, आप करेंट को आप फॉलो करने के लिए आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं। आप एजुटैप की जो डेली वीडियोस आती हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा सर आप जो रेगुलेटर्स हैं हमारे बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, और उनसे एसोसिएटेड जो न्यूज़ है, जैसे कोई क्राइसिस है या सेबी के साथ अगर कुछ अभी चल रहा है न्यूज़ में सर, उस जिस भी वजह से वो न्यूज़ में, तो आप वो पढ़ सकते हैं उनके बारे में। उनकी खुद की वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें मैंने बताया सर प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं तो सर एक मेरे मेरे साथ ये था शुरुआत जब मैंने की थी। तो जी मैं प्लेलिस्ट पे मैं जब गया, तो मैंने जो आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें सर उन्होंने सर ने मेंशन कर रखा है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं। कुछ जैसे बीच में उन्होंने पिछले साल को क्वेश्चन वहाँ डाल दिया, जी तो उससे समझ में आ रहा है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ खुद से, तो उस टाइप ज्यादा पढ़ रहा हूँ। पर यही है सर इसमें जो जनरल टॉपिक्स हैं सर आपके, इसमें रिस्क मैनेजमेंट है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आई थिंक फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी अपने आप क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है बैंकिंग में, वो आ सकता है। बजट आप पढ़ के जाइए, बजट डॉक्यूमेंट पढ़ के जाइए, इन्फ्लेशन पढ़ के जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस साल। मैनेजमेंट की बात करूँ सर, तो मैनेजमेंट में सच मेरे पास, क्योंकि मैंने सर ज़्यादा क्वेश्चन मैनेजमेंट के अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया था, क्योंकि जी मेरे को जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो मेरे को नहीं समझ में आ रहे थे, मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का। बट स्टिल जो जिस तरह की लीडरशिप पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो वैसे ही समझ में आता है सर। अपन जो जनरल टॉक करते हैं लीडरशिप के ऊपर, हम्म, तो जो भी थ्योरीज हैं, एक दो थ्योरीज अगर आप अच्छे से उसकी तैयार कर लेंगे। इसके अलावा मोटिवेशन के बारे में पढ़ लेंगे, इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ लेंगे सर, और आईटी का रोल वगैरह पढ़ लेंगे। तो ये सब। बट सर मैं तो डेफिनेटली मैं तो ये बोलूंगा कि दोनों ही के लिए, फाइनेंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए, आप प्लेलिस्ट पे जाइए।
और वहाँ पे आप देखिए कि जो एजुटैप की पे जा सकते हैं आप, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर कौन सी रिकमेंड करते हैं, उनको सर मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनको बहुत जी। ज़्यादा पता है। तो वही है सर। आई थिंक ये इन्होंने बहुत स्मार्ट वर्क प्ले किया कि ही प्लेज ऑन हिज स्ट्रेंथ। ही नोज कि ही हैज गिवन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो जो जो टॉपिक्स आप इनके यूपीएससी से आपसे रिलेट किया आपने उन पे ज्यादा एम्फेसिस दिया, इंस्टेड ऑफ सर इन लास्ट मंथ्स में जाके आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मैनेजमेंट को स्टार्ट करते। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी दैट यू हैव यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। एंड the aspirants must learn from him कि it's not ऐसा कि आपको सारा ही टॉपिक पढ़ना है, you can work on your strengths also, and based on that you can वर्क ऑन द थिंग्स के कौन से टॉपिक्स मेरे इंपॉर्टेंट है, एंड यू लुक एट द पीवाईक्यूज, वो रियली ज्यादा मुझे लगता है हेल्प करेंगे। यस नाउ सर। कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, एज यू आर मेंशनिंग के आपको क्या, तो व्हेन यू आर गिविंग द, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव आंसर, ठीक है, सर एंड यू आर फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड, तो कितना ज्यादा हेल्प करता है दिस राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव आंसर? बिकॉज इन पेपर टू, if I talk about, you have three papers basically where you have to write. It's descriptive सर English, you have to write. In descriptive of finance, you have to write the answers, and then for descriptive of ESI, you have to write the answers. तो सर कितना ज्यादा हेल्प किया आपको यूपीएससी ने इन राइटिंग दिस आंसर्स? सर मेरा तो मैंने बताया कोई तैयारी थी नहीं सर इसकी फेज जी। टू की, वो तो जो तैयारी थी सिविल सर्विस की वजह से थी। तो 2 बार मेंस लिखा हूँ सर, इस वजह से मेरे को बहुत एक्सपीरियंस वहाँ से मिला लिखने का। अब नेचुरली से सिलेक्शन नहीं हुआ तो टेक्निक सही नहीं होगी पूरी, पर मैंने इतना तो रियलाइज किया कि एक समझ में आया कि हाँ इस तरह से लिखने चाहिए आंसर्स। जी। तो डेफिनेटली सर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए सिविल सर्विस मेंस की आंसर राइटिंग ने बहुत मेरी हेल्प की। और मैं उस अगर वो नहीं करता सीधे देता तो मुझे नहीं पता सर मैं आंसर प्रॉपरली लिख पाते हैं, क्योंकि जी। आप अगर वहाँ पे देखिए हर आंसर में एक स्ट्रक्चर होगा प्रॉपर। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। मतलब आप उसमें वेग तरीके से इंट्रो नहीं कर सकते डायरेक्टली, आप अगर सब्जेक्ट पे चले जाएंगे तो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फिर आपको बिल्ड करना रहता है, आपको कनेक्ट करना रहता है एक पैरा को दूसरे पैरा से। और फिर उसमें सर एक और है, टाइपिंग में आप पीछे जाके एडिट नहीं कर सकते, या तो आपको जी। पूरा हटाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक बार में ही ढंग से टाइप करना है, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। फिर आपका कंक्लूजन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आप ऑफ टॉपिक नहीं जाने चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं सर वो उसी से आते हैं सिविल सर्विस के, उससे मेरे केस में सर एटलीस्ट। बट डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे तो सर कोई भी डेवलप कर लेगा इसको। जी। और नाउ कमिंग टू, बिकॉज हमने पेपर वन पेपर टू दोनों की बात की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू, ठीक है, अच्छा एज यू वर जस्ट मेंशनिंग। तो बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, हैव यू गिवन सम मॉक इंटरव्यूज आल्सो? बिकॉज इट्स समथिंग अ न्यू फॉर यू, बिकॉज आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, एंड यू आर सेइंग कि मेरा फाइनेंस थोड़ा सा वीक था, तो हैव यू गिवन सम मॉक इंटरव्यूज बिफोर द एग्जामिनेशन? सर मैंने सर एजुटैप को मॉक इंटरव्यू दिया अपना। जी। और एक उसमें बहुत अच्छी बात मुझे लगी सर कि कोई कॉस्ट जो है इस तरह के मॉक इंटरव्यूज की वो नहीं रहती। तो मैं सर बहुत अप्रिशिएट करूंगा उस इंसेंटिव को, क्योंकि सर कई लोग जो हैं वो नहीं लेते, उनको लगता है कि क्या वर्थ इट है, मनी स्पेंड करूंगा मैं वगैरह वगैरह। जी। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वर्क फ्रॉम होम टाइप में इंटरव्यू था वो, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे ही मैंने जी। जी। इंटरव्यू दिया, इसी रूम से बैठ के इंटरव्यू दिया। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। तीसरा सर जो आपका फीडबैक था उस वजह से मेरे मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये थी सर कि मैं थोड़ा मैंने बताया सर सिविल सर्विस में 2 बार अटेम्प्ट दिए, उसके बाद थोड़ा सा मैं अपसेट टाइप हो गया था सर, क्योंकि मैं मेरे उसमें बॉडी लैंग्वेज में शो करता था कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो आपने जैसे मॉक इंटरव्यू में पॉइंट आउट किया कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेस लग रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, आप उस पर वर्क करिए। तो उस पर वर्क किया सर, काफ़ी बेटर मेंटली भी मैंने फील किया सर। जैसे मुझे आई थिंक मेरे को रिकमेंड किया गया था कि मैं योगा मेडिटेशन इन सब पे फोकस करूं, तो वो किया सर। तो मुझे अब बहुत बेटर अदरवाइज भी फील होता है सर, इंटरव्यू की बात ना करूं तो वैसे भी इन जनरल वेलबींग में। फिर आपका सर जो एक तो फीडबैक था, तो मेरे सर अगेन फाइनेंस पे मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे करेंट फाइनेंस पे, तो मेरे वो वीक थे। मुझे रिकमेंड किया गया कि मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस और रिगरसली पढूं, ज़्यादा इकोनॉमी की न्यूज़ पढूं, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ना छोड़ दूं इन जनरल, बस केवल इकोनॉमी वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करूं। उससे मेरी सर थोड़ी सी इंप्रूव हुई। तो जब इंटरव्यू था तो वहाँ पे मेरी प्रिपरेशन में हेल्प हुआ। तो डेफिनेटली सर उस मॉक इंटरव्यू की वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल फील किया रियल। कोई श्रेय, जैसे आपने बोला मॉक इंटरव्यू ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प है, कोई ऐसा इंसिडेंस यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स कि जनरली कुछ आपको सर ने बोला हो इन दी मॉक इंटरव्यू दैट यू नीड टू वर्क ऑन, और वही सेम चीज आपको इंटरव्यू ने भी पूछी हो, ऐसा कोई इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहते हो? सर मुझे मेरे को अभी भी एक पॉइंट याद है सर। मैं थोड़ा सा मैंने बताया सर मैं काफ़ी नर्वस टाइप था इंटरव्यू के टाइम पे, मॉक इंटरव्यू के टाइम पे। तो वो सर ने पॉइंट किया, तो जब मैं गया था वहाँ पे उनके सामने पैनल के सामने, तो अगेन वो नर्वसनेस थी सर, वो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, पर वो उनको बॉडी लैंग्वेज। तो उन्होंने सर उस चीज़ को देखा और कहा कि हम आप रिलैक्स करिए, हम कोई राक्षस नहीं है, आपको खा नहीं जाएंगे हम लोग, आप आराम से इंटरव्यू दीजिए। तो उसके बाद सर मेरे को पूरा याद आया, सर ने बोला था कि
मतलब जब उन्होंने ये लाइन बोली कि आप रिलैक्स करिए, तो ऑटोमेटिकली मैंने अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज सही की, जैसे मुझे बोला गया था सर मॉक इंटरव्यू के टाइम पे, आप इस तरह से अपने आप को रखिए और अपना हेड स्ट्रेट करिए, अपने फिंगर्स का मूवमेंट आप बंद करिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए, वो सब। तो अपने आप सर वो हो गया, मतलब जी मैंने मैं सर उसको अप्रिशिएट करूंगा उस फीडबैक को, क्योंकि मैं फिर मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करने लग गया था इन चीज़ों की। और वहाँ पे बहुत नर्वस था, तो जब मुझे याद आया कि नहीं नहीं मुझे नर्वस नहीं होना है, जैसे मुझे बताया गया मुझे वैसे बैठना है, तो वो सर मेरे को बहुत हेल्प किया सर। तो फीडबैक उनका काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा सर उस चीज़ को। जी, तो श्रेष अभी तो आप मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ठीक है। थैंक यू आई कैन सर। सी दिस थिंग। श्रेष जब भी अभी जैसे आप काफी बोल रहे हो कि मैंने आई हैव गिवन द यूपीएससी इंटरव्यूज, मतलब 2 साल आपने यूपीएससी मेंस लिखा है, एंड सर व्हेन यू शिफ्टेड दिस थिंग, और आप थोड़ा सा आप जैसे लो भी फील कर, तो व्हाट वाज द थिंग दैट यू वर वर्किंग, किस तरह आपने अपने को मोटिवेट रखा? बिकॉज आई थिंक मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, और थोड़ा सा पंप अप रहना पड़ता है इन तरह के एग्जामिनेशन के लिए। सर एक तो इसमें जब रिजल्ट आता है सर, तो अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना रोल नंबर होगा उसमें, और जब नहीं आता है सर तो पूरा लगता है अब साल गया, अब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर जी क्या है सर, इसमें अगर आप एक वीडियो गेम की बात करें सर, मैं इसको बहुत एनालॉजी मैंने नोटिस की। आप उसमें आप लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं ना सर, उसको प्री कहते हैं हम लोग, प्रीलिम्स। और जी। फिर आप इंटरव्यू तक अगर पहुंच गए, तो आपको दोबारा से लेवल 1 पे जाना पड़ता है, ये भी नहीं कि आपको लेवल 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर उसमें दूसरा रिस्क आता है कि पता नहीं इस बार पेपर कैसे आ जाए, मतलब हम्म। क्या पता बने ना बने। कई लोगों का सर प्रीलिम्स में नहीं क्लियर होता है जी। स्टेज, तो काफी अंदर से सर एक डिमोटिवेशन सर फील होने लगता है उस टाइम पे। अब मुझे पता है सर, मेरा 2 अटेम्प्ट्स थे, मैंने सर जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे साथ जो लोग बैठे थे, आरबीआई के केस में सर इंटरव्यू देने गया, तो जो बैठे थे सर वो 30 ईयर्स ओल्ड थे, मैं 24 का हूँ, तो मुझसे 6 साल, और सर इस साल जो सिलेक्शन है वो 34 के भी हैं, तो मेरे बैच में 10 साल बड़े भी लोग हैं मुझसे। तो ऐसे लोग भी सर परसेवियर करके आ रहे हैं इसमें, सर 6 6 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी लोग आईएएस बनते हैं। तो वो चीज़ सर मेरे को अच्छी लगी कि हाँ ठीक है, मैं नहीं हूँ यूनिक इसमें, मेरे साथ और भी लोग हैं। और सर मैं मेरी मदर सर वो बहुत ज़्यादा वो मेरे को मोटिवेट करती हैं, वो मेरा ध्यान रखती हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता सर उनका कितना कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। मतलब जब भी मैं लो फील किया हूँ, मुझे हमेशा समझाती हैं कि ये एंड नहीं है, आप कर सकते हैं। आप आईटी में भी आप गए थे, और आईटी के टाइम पे भी आपने कंपटीशन क्लियर किया, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा सर हेल्प मिला मुझे। आई थिंक आपके मदर बहुत सही बात बोलते हैं। अदर एस्पिरेंट शुड आल्सो should not this down, because guys it's not an end of a journey. As we have a live example in front of us, he has done IIT, ठीक है, then he thought of giving the examination, that is government services examination. He has given 2 means, मैं बोलूंगा वो भी छोटी चीज नहीं है, दैट्स अगेन अ वेरी बिग टास्क, बिकॉज आपका पॉइंट बिल्कुल जो आप अभी बता रहे थे, यू विल फील अ लॉट ऑफ पर्सन विल बी देयर जो कि हो सकता है यूपीएससी प्री भी नहीं निकाल सकते, एंड देन यू केम टू आरबीआई और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, ठीक है। एंड बहुत चीजें आपने, मुझे लगता है बहुत एस्पिरेंट्स शुड टेक पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम हिम, इज के आपको कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी अगर जर्नी पे अगर आप निकल चुके हो, अगर आप हार्ड वर्क करो तो इट विल डेफिनेटली पे। आई दिस इज वन थिंग दैट आई विल से टू द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि आपके सामने बिल्कुल लाइव एग्जांपल बैठी हैं, कि अगर आप पूरा कॉन्फिडेंटली और अच्छी तरह मेहनत करके एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो यू कैन इजिली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सर सो श्रेष, एनीथिंग यू वांट टू से टू द एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे अभी आपसे भी इंस्पायर होंगे, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी, कुछ होगा यूपीएससी बैकग्राउंड में, कुछ नॉन यूपीएससी वाले बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट्स होंगे, तो कोई ऐसा पॉइंट जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं? सर मैं ये बोलूँगा कि जब आप कुछ लोग सर मुझसे पूछते हैं सर, मेरे बैचमेट्स पूछते हैं कि आप आईआईटी बॉम्बे से थे, तो आपने वहाँ का प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया, या फिर आप आईआईएम के लिए क्यों नहीं गए, वहाँ पे आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं। सर मेरा तो मैंने सर पॉइंट बहुत क्लियर है सर, कि मेरे को अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है सर। जी मैं मनी के पीछे नहीं सर, मेरा मोटिवेशन है सर, क्योंकि मेरे को बड़ा सर इस तरह से किया गया है कि मैं मनी सर मेरा प्राइम मोटिवेशन नहीं रहेगा सर, वो पब्लिक सर्विस रहेगा सर। मेरे फैमिली में भी कई लोग हैं जो पब्लिक सर्विस बैकग्राउंड से हैं। तो मैं ये सर एक चीज़ बोलूंगा कि आईआईटी बॉम्बे में सर जब मैं था, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि आप प्लेसमेंट में बैठिए, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। आपको 30 मेरे उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी और मुझसे कहा कि आपको 25 30 लाख तक का प्लेसमेंट तो आराम से मिल जाएगा। तो सर आरबीआई में मैं बोलूंगा कि आरबीआई का प्लेसमेंट अगर आप सीटीसी देखेंगे तो 30 लाख से भी ऊपर है। आई थिंक 32 33 तक चले गया है इस अभी रिसेंट में। तो मैं तो सर प्लेसमेंट में ना बैठ के भी उससे ज्यादा मेरे को सीटीसी मिला है, और मैं अपना ड्रीम भी पूरा कर पा रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विस का, कि मैं अपने पब्लिक के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो मैं ये बोलूंगा सर एस्पिरेंट्स को कि आप
का कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, चाहे आप आईटी से हो, एनआईटी से हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से हो, चाहे फॉरेन की यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको वापस आके आपको लगता है आपको अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, पीपल के लिए कुछ करना है, तो आप बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। एजुटैब से मैं जुड़ा, मॉक इंटरव्यू मैंने यहाँ दिया, प्लेलिस्ट मैंने फॉलो की, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इनफैक्ट आई रिमेम्बर सर कि मैंने आई थिंक एक सिंगल रुपी तक पे नहीं किया है सर किसी भी कोचिंग को, इंक्लूडिंग एजुटैब। मेरे को सारा कंटेंट फ्री में मिला है सर, यूट्यूब पे मिला है और मॉक इंटरव्यू में फ्री में मिला है। तो आप यूज करिए सर, कोई कुछ है ही नहीं सर रिस्क इसमें। आप आराम से कर सकते हैं, जॉब में हैं तो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको सर अपनी ड्रीम फॉलो करनी चाहिए, आप कर सकते हैं सर, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता इसमें, अगर आपने एक बार ठान ली। आई थिंक ऑन अ फनी नोट, श्रेयस ने बहुत सारे बच्चे जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे कि एवरीथिंग इज फ्री, तो वो फटाफट में, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो इन्होंने पॉइंट रखा है, ठीक है फ्री है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। यस सर, यस बिकॉज एज यू आर सेइंग कि ही होल हार्टेडली फॉलो वन सिंगल प्लेलिस्ट, उन्होंने उसी पे बार बार एम्फेसाइज दिया, बार बार उसी पे काम किया। तो ये एक अप्रोच द स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो कि इफ यू आर फॉलोइंग एनीथिंग, ठीक है, आप उसको सर। कंप्लीटली फॉलो करो, और द इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कि अच्छी तरह फॉलो करो। आई थिंक दैट्स द पॉइंट दैट यस सर, ऋषभ यस सर। वांट्स, श्रेयस वांट्स टू मेक हियर। सर एब्जॉर्ब करना उस कंटेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख तो सर हम ऐसे जी। ही लेंगे, मूवी की तरह नहीं देखना है सर, उसको एब्जॉर्ब करना है डेफिनेटली। मैं सर एक चीज़ और बोलूंगा कि अगर किसी पर्सन को सर गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली सर, ऐसा नहीं है कि मैं मना ही कर रहा पेड कोर्स के लिए सर, क्योंकि मैं जब मैं आईआईटी में, मैं क्लियर कर दूं सर इस चीज़ को, जब मैं आईआईटी में जाने के लिए मैं तैयारी कर रहा था 11th 12th में, मैंने भी सर कोचिंग करी थी, मैंने भी आई थिंक सर मैंने हज़ारों रुपए पे किए थे कोचिंग में। पर सर वहाँ से जो गाइडेंस मुझे मिली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस 15-16 साल के बच्चे लड़के क्या पता सर कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। और ऐसा सर मेरे को अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, कोई कोर्स अगर मैं ले लूँ उससे तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तो मैं सर लूंगा उसको। तो मैं ऐसे यही बोलूंगा कि अगर आपको पेड कोर्स लेने हैं, एजुटैप के ही लेने हैं, आपको पेड कोर्स लेना है तो लीजिए आप, आपको मतलब प्रॉपर गाइडेंस वहाँ मिलेगी। मेरे केस में क्योंकि मैं मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा सर, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस फील करता हूँ सिविल सर्विस के कारण। तो इस वजह से मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं कर लूँ, मैं अपने से कर लूंगा, मेरा हो जाएगा। पर अगर आप फ्रेश, आप कॉलेज से जस्ट आउट हैं, आपको पता नहीं है गवर्नमेंट जॉब से तैयारी करनी है, आप लीजिए पेड कोर्स लीजिए, उसको दिक्कत नहीं। तो श्रेयस, आई थिंक नाउ योर नेक्स्ट टारगेट विल बी यूपीएससी। सर मैं मैं सर कह मैं सर कह नहीं सकता अभी, पर मैं सर बहुत ग्लैड हूँ सर कि मैं लाइफ में डायरेक्शन मिला वापस से, 2 साल से थोड़ा एक डायरेक्शन लेस हो जाते हैं सर। तो अब मैं फिलहाल तो सर मैं अभी आरबीआई में सर ट्रेनिंग में जाना चाहूंगा, पहले प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना चाहूंगा, फिर सोचूंगा सर आगे। चलो, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू श्रेयस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, ठीक है, और आप इसी तरह ग्रो करते रहिए, और आप बहुत अच्छे लगते हो स्माइलिंग करते हो, ठीक है, तो थैंक यू आप सर। बहुत अच्छे लगते हो, तो कीप स्माइलिंग, ठीक है जी, थैंक एंड यू सर। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, सेम है सर। ओके जी, बाय बाय। बाय सर।